हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है राजस्थान सर्किल में 2022 में जो एमटीएस और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए जो एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की डाक पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार के डाकघर भारत में नहीं पाए जाते हैं? Which type of the following post offices do not exist in India? सिंपली आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो डाकघर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एचओ, दूसरा है एसओ, तीसरा है बीओ। इन 3 के अलावा डाकघरों की कोई श्रेणी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में एचओ, ऑप्शन नंबर बी में एसओ, ऑप्शन नंबर सी में है बीओ और ऑप्शन नंबर डी में जन धन पोस्ट ऑफिस, जो कि इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। जन धन पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पोस्टल अवकाश नहीं है, यानी कि कौन सी पोस्टल हॉलीडेज नहीं है। तो आप लोगों को पोस्टल हॉलीडेज जो भी हैं, जो पोस्टल अवकाश हैं, उनकी जो एक लिस्ट है, यानी कि इसमें टोटल 14 + 3 इस तरीके से चलता है। 14 छुट्टियां ऐसी हैं जो कि सभी सर्कल्स में एक साथ मनाई जाती हैं और 3 छुट्टियां ऐसी हैं जो कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में चेंज होती रहती हैं। तो आपको इन 17 हॉलीडेज के बारे में पता हुआ होना चाहिए। सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी पोस्ट ऑफिस में होती है। दूसरा है महावीर जयंती की भी छुट्टी पोस्ट ऑफिस में होती है। तीसरा है रक्षाबंधन, इसकी छुट्टियां नहीं होती हैं। चौथा है गुड फ्राइडे, इसकी भी छुट्टी पोस्ट ऑफिस में होती है। इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षाबंधन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा डाक खर्च देने का तरीका नहीं है, यानी कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज की बात कर रहे हैं कि जो पोस्टेज जो चार्जेस लिए जाते हैं, पोस्टेज चार्जेस को किन किन माध्यमों से आप लोग पे कर सकते हैं। तो इसका पहला एक तरीका है कि आप लोग डाक टिकट चिपका करके इसका भुगतान कर सकते हैं, दूसरा कैश में कर सकते हैं, यानी कि नगद रूप में कर सकते हैं। तीसरा है फ्रैंकिंग मशीन की छाप के द्वारा आप लोग पोस्टेज चार्जेस का भुगतान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है पोस्टेज स्टैंप्स, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में पोस्टल स्टेशनरी, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में फ्रैंकिंग ऑफ लेटर, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर डी में रेवेन्यू स्टैंप्स, तो रेवेन्यू स्टैंप्स के माध्यम से डाक खर्च का जो पेमेंट है वो हम नहीं कर सकते। पेमेंट ऑफ पोस्टेज रेवेन्यू स्टैंप्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हु इशूज लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग करने का लाइसेंस कौन जारी करता है। तो फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन, यानी कि मंडल प्रमुख करते हैं। मंडल प्रमुख कौन होते हैं? मंडल प्रमुख आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यानी कि अधीक्षक डाकघर हो सकते हैं। कई जगह पर सीनियर सुपरिटेंडेंट भी होती हैं। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? डिवीजन के हेड, यानी कि मंडल प्रमुख कौन हो सकता है? अधीक्षक डाकघर या एसएसपी हो सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित और भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जो शब्द है वो कैसे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन कैसी मशीन है। तो ये एक स्टाम्पिंग मशीन है। कैसी मशीन है? स्टाम्पिंग मशीन है। इससे हम लोग स्टैंप्स लगाते हैं, एक स्टाम्पिंग मशीन है। ये भी पूछा जाता है कि फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो कैसे कलर की होती है। तो फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो रेड कलर की होती है, लाल कलर की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स हैं, फ्रैंक जो आर्टिकल जिन्हें कहते हैं, फ्रैंकिंग मशीन की जिन पर छाप लगी होती है, उन्हें कितनी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है? तो उनको 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। और इन 2 पोस्ट ऑफिस का जो जिक्र है या जो नाम है, वो जो भी लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस में इन 2 पोस्ट ऑफिस के नाम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फ्रैंक्ड आर्टिकल को पोस्ट किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रैंक्ड मशीन के जो आर्टिकल है, जिन्हें फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं, फ्रैंक्ड मशीन के जो आर्टिकल्स हैं, अगर किसी ने गलती से इन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया तो इस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल की तरह माना जाता है।
कैसे माना जाता है? अनपेड आर्टिकल की तरह। फ्रैंक मशीन के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं कर सकते, अगर किसी ने कर दिया है तो उसे अनपेड आर्टिकल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की मोहर लगी होनी चाहिए? तो प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगी हुई होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, और ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत डाक टिकटों का फर्जी निर्माण और उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए जो कि प्रतिबंधित है एक अपराध है? तो प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है कि जो डाक टिकट हैं उनका अगर कोई फर्जी इस्तेमाल करता है तो किस धारा के तहत, यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ये एक अपराध है? तो 263 ए, क्लॉज नंबर 263 ए। 263 ए किसका क्लॉज है? ये इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का क्लॉज है, ना कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का। आप लोग ध्यान रखें, आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जिसे शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं, आईपीसी की धारा है 263 ए। उसके तहत फर्जी टिकटों का निर्माण करना और उनका उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। तो प्रश्न यहां से कौन कौन से पूछे गए? पहला तो आपसे सेक्शन पूछा गया, तो सेक्शन है इसका 263 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अन्य तरीके से इसी प्रश्न को कैसे पूछा जाता है कि फर्जी डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग एक दंडनीय अपराध है, और वो 263 ए क्लॉज के तहत है। वो 263 ए जो क्लॉज है वो किसका है? इंडियन पिनल कोड का है, या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का है, या इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक एक्ट है 1898 उसका है? तो ये आपसे ऑप्शंस इस तरीके से दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के क्लॉज नंबर 263 ए के अकॉर्डिंग फर्जी टिकटों का उपयोग एक दंडनीय अपराध है। और इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा गया कि फर्जी टिकटों का इस्तेमाल और जो निर्माण है और जो उपयोग है वो एक कैसा अपराध है? तो उसका आंसर होगा पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दंडनीय अपराध है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सातवें प्रश्न में पूछा गया पत्र या अन्य डाक वस्तुएं जिन्हें पंजीकृत या बीमित करना हो को किसी विशेष डाक को बंद करने के लिए निर्धारित समय से कम कितना पहले डाकघर में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसमें यह पूछा गया कि कोई भी पोस्टल आर्टिकल है, अगर इसका पंजीकरण करवाना है या इसका इंश्योरेंस करवाना है यानी कि बीमित करवाना है, तो इस आर्टिकल को लेकर के पोस्ट ऑफिस में कितने समय पहले जाना चाहिए? यानी कि काउंटर आपका बंद हो रहा है, उससे कितने समय पहले आपको जाना चाहिए? तो उस काउंटर के बंद होने से लगभग आधा घंटा पहले आपको जाना चाहिए, हाफ एन आवर पहले जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आठवें प्रश्न में पूछा गया है किसी भी पत्र या पैकेट में पता लिखने वाली और टिकटें किस स्थान पर चिपकाई जाती हैं? यानी कि एक पोस्टल आर्टिकल है, इस पर जिस तरफ पता लिखा हुआ है उसके किस भाग पर डाक टिकटों को चिपकाया जाता है? तो जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है उसका जो राइट हैंड का जो टॉप कॉर्नर है, यानी कि दाएं हाथ पर ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहां पर डाक टिकट चिपकाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डाक टिकट चिपकाने का जो नियम है, यानी कि मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैंप्स, वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के क्लॉज नंबर 23 में है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में भी किसी डाक वस्तु का प्रेषक भारत में पोस्ट की गई डाक वस्तु को वापस ले सकता है या इसका पता बदल सकता है? यानी कि एक आर्टिकल इंडिया में किसी ने पोस्ट किया और वो इस आर्टिकल पर जो पता है या तो उस पते को वो चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं,
या फिर इस आर्टिकल को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं तो कब कब बुला सकते हैं, इनके लिए क्या क्या शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है कि डाक वस्तु वितरित नहीं हुई हो। जब तक डाक वस्तु वितरित नहीं होगी तब तक उस आर्टिकल को वापस बुलाया जा सकता है या उसके पते में चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है कि डाक वस्तु को नष्ट ना कर लिया गया हो। जब तक डाक वस्तु को नष्ट नहीं किया गया हो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग तो उस डाक वस्तु को भी वापस बुलाया जा सकता है या उसके पते में चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है कि डाक वस्तु को जब्त ना कर लिया गया हो, यानी कि किसी रूल के अकॉर्डिंग अगर उसे जब्त नहीं किया गया है तो उस आर्टिकल के एड्रेस को चेंज किया जा सकता है या उस आर्टिकल को वापस बुलाया जा सकता है। तीनों ही कंडीशंस आपके सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10वें प्रश्न में पूछा गया यदि कोई प्राप्तकर्ता पते पर नहीं मिलता है तो किसी पंजीकृत डाक वस्तु को डाकघर में कितने दिन तक रोका जा सकता है। यानी कि एक रजिस्टर्ड आर्टिकल है आपका और इस रजिस्टर्ड आर्टिकल का जो एड्रेस है वहां उस पते पर पोस्टमैन जाता है और वो व्यक्ति उस पते पर नहीं मिलता है तो इस रजिस्टर्ड आर्टिकल को वितरण डाकघर में अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और इस प्रश्न का आंसर है 7 दिन। 7 दिन तक रोक सकते हैं, यानी कि आप लोग 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं। 7 अटेम्प्ट अगर आपके फेल रहते हैं उस केस में आप लोग इस आर्टिकल को रिटर्न टू द सेंडर यानी कि आरटीएस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया कि डाक वस्तु को वापस मंगवाने का शुल्क क्या है। रिकॉल ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल, रिकॉल ऑफ एन पोस्टल आर्टिकल यानी कि रिकॉल फीस कितनी लगती है आपसे ये पूछा गया है। यानी कि अगर किसी आर्टिकल को आपने भेज दिया है या पोस्ट कर दिया है और आप चाहते हैं कि उस आर्टिकल को अपने पास दोबारा बुलाना चाहते हैं तो उसको 3 शर्तों में ही उसे वापस बुलाया जा सकता है। पहला, जब तक डाक वस्तु का वितरण ना हुआ हो, जब तक डाक वस्तु को नष्ट ना किया गया हो और जब तक डाक वस्तु को किसी रूल के अकॉर्डिंग जब्त ना किया गया हो तब उसे वापस बुलाया जा सकता है। और इस वापस बुलाने के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं उसे कहते हैं रिकॉल फीस। और रिकॉल फीस लगती है कितने, 6 रुपए। और ये 6 रुपए क्या, 6 रुपए यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कि जो रिकॉल फीस होती है, जो रिकॉल फीस होती है इसका भुगतान कैसे किया जाता है। पहला, ऑप्शन नंबर 1 में है कैश, ऑप्शन नंबर बी में है पोस्टेज स्टैंप्स के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी पोस्टेज स्टैंप्स के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी एसवी खाते, पोस्टमास्टर का जो एसवी खाता है उसमें जमा करके, पोस्टमास्टर का जो एसवी खाता है उसमें जमा करके। तीनों आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो रिकॉल फीस कैसे पे की जाती है, तो रिकॉल फी के लिए सिंपल क्या प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर ये है कि जो भेजने वाला व्यक्ति है वो एप्लीकेशन लिखता है और एप्लीकेशन लिखने के बाद में जो रिकॉल फीस है उतने रुपए की डाक टिकट उस एप्लीकेशन पर वो लोग चिपकाते हैं। डाक टिकट उतने रुपए की उस एप्लीकेशन फॉर्म पर ही चिपकाई जाती है, तब उसका पेमेंट किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने रिकॉल फीस पे कर दी, प्रश्न यह भी पूछा गया अगर किसी व्यक्ति ने रिकॉल फी पे कर दी, इसका भुगतान कर दिया और एप्लीकेशन भी ले ली पोस्टमास्टर ने और उनका आर्टिकल अगर रिकॉल होके नहीं आया यानी कि वापस नहीं आता है तो क्या ये जो रिकॉल फीस है इसका क्या किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, इसको वापस कर दिया जाएगा यानी कि रिफंड कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक प्रेषक यानी कि जो व्यक्ति भेज रहा है प्रेषक की मर्जी से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि इसे रिफंड नहीं किया जाता है, इसमें प्रेषक की मर्जी नहीं चलती है। ऐसे रूल्स हैं कि अगर आर्टिकल रिकॉल नहीं हुआ तब भी रिकॉल फी रिफंड नहीं की जाती है, रिफंड नहीं की जाती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12वें प्रश्न में पूछा गया कि बुक पैकेट का अधिकतम भार कितना होता है। तो बुक पैकेट का अधिकतम भार 5 किलोग्राम तक हो सकता है। कितना हो सकता है बुक पैकेट का अधिकतम भार, 5 किलोग्राम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया कि किसी शाखा डाकघर में बुक किए जाने वाले पंजीकृत पार्सल का अधिकतम भार कितना हो सकता है। यानी कि एक पार्सल आपका बीओ से बुक होता है
बीओ से उसकी बुकिंग होती है या बीओ में उस आर्टिकल का वितरण होना है, दोनों ही केसेस में अधिकतम वजन की जो सीमा है वो कितनी है, वो है 10 किलोग्राम। बाकी की जो ऑफिसेज है यानी कि एसओ और एचओ है, इन दोनों से जो बुकिंग की जो लिमिट है या वितरण की जो लिमिट है रजिस्टर्ड पार्सल के लिए, वो दोनों के लिए कितनी है, 20 किलोग्राम है। और अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए यानी कि अपंजीकृत पार्सल को अधिकतम कितने वजन तक का भेजा जा सकता है, तो अपंजीकृत पार्सल अधिकतम 4 किलोग्राम तक का भेजा जा सकता है। 4 किलोग्राम से जैसे ही ज्यादा होगा उस पार्सल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर। इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, भारतीय जो पोस्टल ऑर्डर है, ये अधिकतम कितने मूल्य वर्ग के हो सकते हैं। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर कितने डिनोमिनेशंस में उपलब्ध है, कितने मूल्य वर्ग के उपलब्ध है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखें, दोनों ही पॉइंट्स का। आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1 रुपए का, 2 रुपए, 5 रुपए, 7, 10, 20, 50 और 100, टोटल कितने हो गए, टोटल 8 मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर टोटल 8 मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। तो अधिकतम 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध होता है और यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि मूल्य देय वस्तुओं पर प्राप्तकर्ता से कितने दिनों बाद विलंब शुल्क लिया जाता है। यानी कि जो बीपी आर्टिकल्स हैं उनको पोस्ट ऑफिस में 7 दिन तक रखा जा सकता है। कितने दिनों तक रोक सकते हैं, 7 दिनों तक रोक सकते हैं। 8वें दिन से उन पर लेट फीस की बात करें या डीमर्ज चार्जेस बात करें, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। डीमर्ज चार्जेस आपसे विलंब शुल्क भी कह सकता है। और कई बार इसके लिए एक नया शब्द है वेयर हाउसिंग चार्जेस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों तीनों का मतलब एक ही है। बीपी आर्टिकल पर 7 दिन बाद डीमर्ज चार्ज लगेंगे या बेयरिंग हाउसिंग चार्ज लगेंगे, 8वें दिन से लगेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, 7 दिन बाद का मतलब या फिर 8वें दिन, दोनों का मीन्स एक ही होता है कि कोई काम 7 दिन बाद हो तो कब से शुरू होगा, वो 8वें दिन से शुरू होगा। तो दोनों ही चीजों का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आप लोग ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कितने दिनों के बाद का मतलब हो गया 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद। अब आपसे यह पूछा जाता है कि कौन से दिन से लगता है, आपसे क्या पूछा जाता, कौन से दिन से डीमर्ज चार्ज लगता है। तो कौन से दिन का मतलब हो गया 8वें दिन से चार्ज लगता है। दोनों ही बातों का ध्यान रखेंगे, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न में पूछा गया कि फ्रैंक की छाप में 2 डाई होती है, एक होती है वैल्यू डाई और दूसरी डाई का क्या नाम है। इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। फ्रैंकिंग मशीन में 2 प्रकार की डाई, कौन कौन सी डाई, पहला है वैल्यू डाई, दूसरा कौन सा है, दूसरा है लाइसेंस डाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसेंस डाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि पंजीकृत वस्तु पर पावती पत्र लगाने पर कितना शुल्क देय है। यानी कि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उस पर एक्नॉलेजमेंट चार्ज कितना लगता है। तो अगर आपका आर्टिकल रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है तो उस पर एक्नॉलेजमेंट चार्ज लगेगा 3 रुपए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपका आर्टिकल इंश्योर्ड है, आपका आर्टिकल क्या है, इंश्योर्ड है, बीमित है, तब उस पर एडी चार्ज कितना लगेगा। तो उस समय कोई भी एडी चार्ज नहीं लगता है। दोनों ही बातों का आप लोग ध्यान रखें, दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना है, रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो चार्ज लगेगा एडी का 3 रुपए, और इंश्योर्ड आर्टिकल है तब एडी पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का अधिकतम भार कितना हो सकता है। तो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का अधिकतम भार 7 किलोग्राम हो सकता है, 7 किलोग्राम तक हो सकता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है बीएलपी से संबंधित,
बीएलपी पर हवाई चार्जेस लगते हैं, हवाई शुल्क लगते हैं, इनके अलावा जो भी शुल्क हैं वो नहीं लगते हैं, इस बात का लोग ध्यान रखें। बीएलपी पर सिर्फ और सिर्फ हवाई चार्ज ही लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ हवाई चार्ज लगते हैं, अन्य जो चार्जेस हैं वो नहीं लगते हैं। अन्य चार्ज में क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन शुल्क हो सकता है, पंजीकरण शुल्क हो सकता है, पंजीकरण शुल्क हो सकता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगते हैं, पंजीकरण चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरा, आपको सिग्नेचर की अटेस्टेड रसीद चाहिए, यानी कि जो डिलीवरी स्लिप है उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, तो उसकी भी कोई फीस नहीं लगती है। अटेस्टेड रिसिप्ट्स जो होती हैं उसकी भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिए जाते हैं। आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है, पोस्टेज चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से मामलों में पंजीकरण आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, कोई पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक हो, इसका रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, कोई भी बीमित वस्तु का पंजीकरण होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, एनी वैल्यू पेबल आर्टिकल, कोई भी बीपी आर्टिकल है उसका भी पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही केसेस में पंजीकरण अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि एक पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का त्रैमासिक किराया कितना होता है? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग का त्रैमासिक किराया। तो आप लोग लिख लेते हैं एक बार आप लोग हिंदी में लिखे इस चीज को। पोस्ट बैग, ये है आपका पोस्ट बॉक्स। सबसे पहले त्रैमासिक किराया, तिमाही किराया कितना लिया जाएगा? तो एक पोस्ट बैग के लिए तिमाही किराया 50 रुपए, पोस्ट बॉक्स के लिए भी 50 रुपए। अब लिखो आप लोग सालाना चार्जेस कितने लिए जाएंगे? 150 रुपए पोस्ट बॉक्स के लिए, और पोस्ट बैग या पोस्ट बैग के लिए भी 150। यानी कि पोस्ट बैग की बात करें या पोस्ट बॉक्स की बात करें, दोनों के लिए तिमाही किराया 50 रुपए, सालाना किराया 150 रुपए। ये कब है? जब आप लोग अलग अलग इनको ले रहे हो उस केस में। अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों ही लेने हैं, यानी कि पोस्ट बॉक्स भी चाहिए उसको और पोस्ट बैग भी चाहिए, उस केस में जो तिमाही किराया है वो कितना हो जाएगा? तिमाही किराया हो जाएगा 80 रुपए और सालाना किराया हो जाएगा 250 रुपए। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, अलग अलग पूछा जाएगा तो आप लोग अलग अलग ध्यान रखें। दोनों के लिए सेम चार्जेस है लेकिन अलग अलग है। ये कब है? ये दोनों के लिए संयुक्त है। तिमाही में 80 है, संयुक्त में सालाना में 250 रुपए है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही जरूरी प्रश्न है आपके लिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्वार्टरली लेना है, यानी कि तिमाही लेना है किराया आपको। पहली बात तिमाही किराया है। दूसरा, पोस्ट बॉक्स का या पोस्ट बैग का, दोनों का अलग अलग पूछा गया है, तो अलग अलग कितना है? 50 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि पीएलआई में बीमित राशि की अधिकतम सीमा क्या है? पीएलआई में अधिकतम और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 20,000 रुपए की पॉलिसी ली जा सकती है और अधिकतम 50 लाख रुपए की पीएलआई पॉलिसी ली जा सकती है। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। यह भी आपसे प्रश्न पूछा गया कितने प्रकार की पॉलिसी पीएलआई में दी जाती है? तो टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी दी जाती है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा गया कि पीएलआई की शुरुआत कब हुई? तो पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रश्न में पूछा गया है अधिकतम सीमा कितनी है? तो अधिकतम सीमा है 50 लाख रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया कि एक एकल लाभार्थी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा IMTS के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में कितने लेन देन प्राप्त किए जा सकते हैं? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में टोटल एक कैलेंडर ईयर से मतलब है जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 30 ट्रांजैक्शंस लेन देन किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया है
बिजनेस रिप्लाई सेवा के लाइसेंस का प्रत्येक वर्ष कब नवीनीकरण किया जाता है? तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस जो है, बिजनेस रिप्लाई सर्विस, ये एक तरीके से जैसे आप लोगों ने रिप्लाई पोस्ट कार्ड देखा होगा उस तरीके की सर्विस होती है। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस का जो लाइसेंस है वो प्रत्येक वर्ष मार्च में रिन्यू किया जाता है, मार्च में रिन्यू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पष्ट के लिए सही आंसर। बिजनेस रिप्लाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो मार्च में इसका लाइसेंस नवीनीकरण किया जाता है या लाइसेंस दिया जाता है। ये क्वार्टरली बेस पर चलता है, यानी कि अप्रैल, मई और जून एक क्वार्टर हो गया, फिर उसके बाद में एक क्वार्टर चलेगा अगला जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर उसके बाद अगला क्वार्टर चलेगा अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर अगला क्वार्टर कौन सा चलेगा? अगला क्वार्टर चलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरीके से एक वित्तीय वर्ष में क्वार्टर्स चलते हैं। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर एक जो कैलेंडर ईयर है वो एंड होती है। तो बिजनेस रिप्लाई सर्विस है वो इस तरीके से आपको दी जाती है, यानी कि अगर किसी को 1 साल के लिए बिजनेस रिप्लाई सर्विस चाहिए तो उसके लिए कितने रुपए पे करने होंगे, यानी कि 12 महीने के लिए कितने रुपए पे करने हैं? तो 12 महीने के लिए आपको टोटल 200 रुपए देने हैं। मान के चलते हैं कि किसी ने अप्रैल में बिजनेस रिप्लाई सर्विस को लिया और वो मार्च तक लेना चाहते हैं उसके लाइसेंस को, तो उनको टोटल 200 रुपए पे करने होंगे। अगर कोई जुलाई से आया यानी कि उनके 3 महीने गायब हो गए तो टोटल कितने महीने बचे उनके? टोटल उनके बचे 9 महीने। 9 महीने, तो 9 महीने के कितने लिए जाएंगे? पूरे साल के कितने ले रहे हैं? 200। 3 महीने के 9 महीने के कितने लिए जाएंगे? 150 रुपए। उसके बाद में अगर कोई अक्टूबर में आया तो उनके 6 महीने गायब हो गए, तो 6 महीने उनके बचे हैं, तो 6 महीने के लिए कितने लिए जाएंगे? तो 6 महीने के लिए उनसे लिए जाएंगे 100 रुपए। नेक्स्ट, अगर कोई जनवरी में आया तो उनके कितने महीने बचे हैं? उनके 3 महीने बचे हैं, 9 महीने उनके वित्तीय वर्ष से गायब हो गए, तो 3 महीने के लिए कितना चार्ज? 50 रुपए। तो कहने का मतलब यह है कि क्वार्टरली बेस पर बिजनेस रिप्लाई सर्विस चलती है। 1 साल के लिए अगर कोई लाइसेंस लेगा, 1 साल के लिए अगर कोई लाइसेंस लेगा, 12 महीने के लिए अगर कोई लाइसेंस लेगा तो उनसे कितने रुपए लिए जाएंगे? 50 गुणा 4 यानी कि 200 रुपए लिए जाएंगे। अगर कोई 9 महीने के लिए लेगा यानी कि 3 क्वार्टर्स के लिए लेगा तो उनसे कितना रुपया लिया जाएगा? उनसे रुपए लिए जाएंगे 150 रुपए। अगर कोई 2 क्वार्टर्स के लिए लेगा, यानी कि 6 माह के लिए लेगा तो कितने रुपए देने होंगे उनको? तो 50 गुणा 2 यानी कि 100 रुपए पे करने होंगे। यदि कोई 3 माह के लिए बिजनेस रिप्लाई सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 1 क्वार्टर के लिए कितना रुपए पे करना है? तो 1 क्वार्टर के लिए 50 रुपए पे करने हैं। इस तरीके से आप लोग इस चार्ट को याद रखें कि 1 क्वार्टर के लिए 50 रुपए और 1 साल के लिए 200 रुपए। इस तरीके से आप लोगों से बिजनेस रिप्लाई सर्विस में चार्जेस लिए जाते हैं। बिजनेस रिप्लाई सर्विस का जो लाइसेंस है वो हर वर्ष मार्च में रिन्यू किया जाता है। क्यों रिन्यू किया जाता है मार्च में? मार्च में ही रिन्यू क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी जो सर्विसेज हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाती हैं, इसलिए मार्च में रिन्यू किया जाएगा और अप्रैल से सेवाएं प्रारंभ हो जाती हैं। बिजनेस रिप्लाई सेवा में सिंपली क्या होता है कि एक व्यक्ति ने कुछ लिखा और वो चाहता है कि जिसको भेजा है वो उसका उत्तर दे, यानी कि रिप्लाई भी दे। तो और वो ये भी चाहता है कि इस रिप्लाई के लिए जिसके लिए भेजा है प्राप्तकर्ता से कुछ पैसा नहीं लिया जाए, तो वो लोग बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का उपयोग करते हैं और उसके थ्रू जो एड्रेस ही है जिससे वो जवाब चाहते हैं, अपने कस्टमर से जवाब चाहते हैं, रिप्लाई चाहते हैं, तो उनसे कोई रिप्लाई के लिए चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस रिप्लाई सर्विस। तो इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में पूछा गया कि डाक वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे पते को निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्ट करता है? यानी कि किसी डाक वस्तु पर किसी व्यक्ति ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में पता लिख दिया, क्षेत्रीय भाषा में एड्रेस लिख दिया, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन करेगा? तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो काम है वो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर्स का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया निम्नलिखित में से रेलवे मेल सर्विस के वे कौन से ट्रैवलिंग ऑफिस हैं
जो रेल या स्टीमर की लाइन पर कार्य करते हैं। ट्रेवलिंग ऑफिस होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? स्टेशनरी ऑफिस। ट्रेवलिंग ऑफिस एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं और स्टेशनरी ऑफिस एक ही जगह पर होते हैं। तो आरएमएस का जो ट्रेवलिंग ऑफिस है जो कि रेल या स्टीमर की लाइन पर कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ट्रांजिट सेक्शंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाक निदेशालय का जो डी सेक्शन है, डी खंड है, जो कि किसी प्रकार के बैगों से डील नहीं करता है। इसकी क्या खासियत है? कि ये किसी भी प्रकार के बैग्स के साथ में डील नहीं करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, बैग्स के साथ डील नहीं करता, परंतु केवल बैगों की खरीद और वितरण के पत्राचार से डील करता है। यानी कि बैग खरीदे हैं किसी ने बैग खरीदे हैं या उसका वितरण करना है, तो इस संबंधी जो भी करस्पॉन्डेंस है, जो भी पत्राचार है, जो भी कागजी कार्रवाई है, उससे डील करने का काम है डी सेक्शन का। तो डी सेक्शन का क्या काम है आपको पता चल गया कि कोई बैग अगर किसी ने खरीदे हैं और वितरण किए हैं, तो इस संबंध में जो भी पत्राचार यूज किया जाता है उसको डील करने का काम किसका है? डी सेक्शन का है। डी सेक्शन क्या नहीं करेगा? डी सेक्शन किसी भी प्रकार के बैग्स से डील नहीं करता है, किसी भी प्रकार के बैगों से डील नहीं करता है। यह भी पता चल गया क्या नहीं करता है डी सेक्शन। तो डाक निदेशालय के जो डी सेक्शन है जो कि इन दोनों कार्यों को देखता है, उससे क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि वो क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस कहते हैं। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बैग ऑफिस किसे कहते हैं? तो किसी भी पोस्टल डायरेक्टरेट का, पार्सल डायरेक्टरेट का डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। तो दोनों ही प्रश्न आप लोग देख लेंगे। प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न है कि किसी सेट के मुख्यालय से बाहरी स्टेशन की ओर की जाने वाली यात्रा को क्या कहते हैं? यानी कि ये कोई सेट है, उसका ये हेडक्वार्टर है, यहां से कोई ट्रिप गई बाहर की तरफ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आउट ट्रिप। यानी कि सेट से बाहर की तरफ जो ट्रिप जाएगी उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आउट ट्रिप, यानी कि बाहर जाने वाली ट्रिप, आउट ट्रिप कहेंगे। और एक यात्रा बाहर से सेट की ओर आएगी, सेट के हेडक्वार्टर की तरफ, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इन ट्रिप। प्रश्न पूछा है कि किसी सेट के मुख्यालय से बाहरी स्टेशन की तरफ जा रही है, तो बाहरी का मतलब हो गया आउट ट्रिप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और ये जो यात्राएं होती हैं, ये भी आपसे पूछा गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर कोई सेट जाता है तो इस यात्रा का क्या नाम है? तो इस यात्रा को कहते हैं ट्रिप। ट्रिप्स दो प्रकार की, कौन सी? इन ट्रिप और आउट ट्रिप। इन ट्रिप वो जो सेट के हेडक्वार्टर की तरफ आती है, और आउट ट्रिप वो जो सेट के हेडक्वार्टर से दूसरी तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया है कि रेलवे डाक सेवा मंडल के मुख्यालय पर स्थित अभिलेख कार्यालय निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यानी कि जो आरएमएस का हेडक्वार्टर है वहां पर एक अभिलेख कार्यालय है, रिकॉर्ड ऑफिस है। उस रिकॉर्ड ऑफिस को क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसे हेड रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज को क्या कहते हैं? प्रश्न यह भी पूछा गया है कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज कौन होते हैं? इंचार्ज अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज कौन होते हैं? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज कौन? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। एचआरओ के इंचार्ज कौन? शॉर्ट में कहें तो एचआरओ ही होते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न में पूछा गया कि एएमपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एएमपीसी का पूरा नाम है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और ये भी परिभाषा, ये जो एएमपीसी है या जो आरएमएस है, इनकी जो फुल फॉर्म है आपसे पूछी जाती है। टीएमओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इनका आप लोग ध्यान रखें। एएमपीसी क्या होती है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर क्या होते हैं? तो इसमें सिंपली क्या होता है कि मशीनों के माध्यम से डाकों की छटाई की जाती है। मशीनों के माध्यम से डाकों की छटाई की जाती है, डाकों को शॉर्ट किया जाता है। एएमपीसी में दो प्रकार की मशीन होती हैं, कौन कौन सी?
पहला है LSM लेटर सॉर्टिंग मशीन, दूसरा है मिक्स्ड मेल सॉर्टर, मिक्स्ड मेल सॉर्टर। पहला क्या है लेटर सॉर्टिंग मशीन, लेटर सॉर्टिंग मशीन, दूसरा क्या है मिक्स्ड मेल सॉर्टर। इनकी भी आप लोग फुल फॉर्म याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि रेलवे डाक सेवा की वह कौन सी शाखा है जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं। इस शाखा में पत्रों की छटाई नहीं की जाती है। तो ये डेफिनेशन है टीएमओ की, ट्रांजिट मेल ऑफिस की। ट्रांजिट मेल ऑफिस में बंद थैलों को, बंद बैगों को प्राप्त किया जाएगा, बंद थैलों को डिस्पैच भी किया जाता है यानी कि प्रेषित भी किया जाता है, लेकिन शॉर्टिंग का जो काम है, छटाई का जो काम है वो टीएमओ में नहीं होता है। तीनों ही सही है। तो ये डेफिनेशन होगी ट्रांजिट मेल ऑफिस की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ राजस्थान सर्कल के पोस्टमैन या एमटीएस के लिए जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन को हम लोगों ने कर लिया है। ये है अंत इस वीडियो का।